वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री विथ फैक्ट्स। आज हम देखेंगे टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फर्दर कमिंग वीडियोस और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। चलते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली आर ट्रू। चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली। हमें कहना है इन स्टेटमेंट्स में कौन से वाले स्टेटमेंट्स ट्रू है अबाउट द लॉर्ड वेलेस्ली। स्टेटमेंट ए, लॉर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, S.J. Owen says Wellesley converted the British Empire in India to the British Empire of India। ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में थ्रू वार्स उसका टूल था जिससे उसने ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इंडिया में, और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर सी, हिज ओनली फेलियर वाज ही कुड नॉट डिफीट टीपू सुल्तान। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसने टीपू सुल्तान को डिफीट किया है वार में, जो वार हुआ फ्रॉम फरवरी 1799 अप टू मई 1799, जिसमें उसने टीपू सुल्तान को डिफीट किया। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और स्टेटमेंट नंबर डी है, ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर एंड वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए प्रे। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वो अपने आप को बंगाल टाइगर समझता था और वो ऑलवेज इस कोशिश में रहता था कि वो किस तरह ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एक्सपेंड करे थ्रू वॉर्स, और जो भी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिलती थी वो उसको यूज़ करता था पॉजिटिवली और एक्सपेंड करता था ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। सो स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी एंड स्टेटमेंट नंबर डी आर द ट्रू अबाउट द लॉर्ड वेलेस्ली। ओनली स्टेटमेंट नंबर सी इज फॉलोज अबाउट द लॉर्ड वेलेस्ली। सो द आंसर ऑफ दिस question is option number third, A, B and D। Question number 2 है, bring the correct chronological order of the following। चार गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हुए हैं और हमें इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। सबसे पहला वाला गवर्नर जनरल इन चारों में से था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स फ्रॉम 1772 टू 1785। दूसरा वाला जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रॉम 1786 टू 1793। और तीसरा वाला वो था लॉर्ड वेलेस्ली फ्रॉम 1798 अप टू 1805। और फोर्थ वाला जो था वो था विलियम बेंटिक फ्रॉम 1828 टू 1835। सो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनता है? सबसे पहले है वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली और फोर्थ वाला है विलियम बेंटिक। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी सी ए डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, An Age of Consent Act passed in 1860 fixed the age of consent for the consummation of marriage for women at। क्वेश्चन कहता है जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया 1860 में, उस एक्ट ने वुमेन्स की एज क्या फिक्स की फॉर द मैरिज, फॉर द कंसेंट ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 years ऑफ द एज। 10 years ऑफ द एज इसने फिक्स किया एज द एज ऑफ कंसेंट फॉर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स इंडियन सिविलाइजेशन वाज despised because it assigned low status to women। This was key issue for James Mill condemning Indian civilization in his book। क्वेश्चन कहता है जो वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स थे
वो कहते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड क्यों थी? उसकी सबसे बड़ा जो मार्क था वो था लो स्टेटस ऑफ द वुमेन, जो इंडियन सिविलाइजेशन वुमेन को दे रही थी। सबसे बड़ा जो आइडेंटिटी थी इंडिया की बैकवर्ड सिविलाइजेशन की, वो ये थी कि ये इंडियन सिविलाइजेशन लो स्टेटस देता था वुमेन को। और ये जो लो स्टेटस वाला इशू है, जेम्स मिल ने इंडिया की सिविलाइजेशन को कंडेम किया, की इशू बनाया अपनी बुक में। उस बुक का नाम क्या है? जेम्स मिल की, जिसमें उसने इस इशू को एज ए की इशू बनाया फॉर कंडेमनिंग इंडियन सिविलाइजेशन। उस बुक का नाम क्या है? जेम्स मिल की। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक है जेम्स मिल की, जिसमें उसने लो स्टेटस ऑफ वुमेन को एक की इशू बनाया इंडियन सिविलाइजेशन को कंडेम करने के लिए। और जो ऑप्शन ए है, द वंडर दैट वाज इंडिया, ये है बुक एक इंडियन हिस्टोरियन की, उसका नाम है ए.एल. बशम। और बी जो है इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ये है आर.एस. शर्मा की बुक। और सी जो है एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये है डी.एन. जाह की बुक। और इस क्वेश्चन का आंसर है डी वाला ऑप्शन, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कराची रेजोल्यूशन पास्ड इन 45th session of the INC at Karachi under the presidency of Vallabhbhai Patel in 1931. The resolution was on. क्वेश्चन कहता है जो 45th सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन 1931, उस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम है कराची रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन कहता है ये रेजोल्यूशन किस पर था, ये क्या कहता था, किसके बारे में था ये रेजोल्यूशन? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कहता था अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसके बारे में ये रेजोल्यूशन पास किया गया, फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ऑन 16th August 1932 announced his communal award, which extended provision of separate electorate to the। क्वेश्चन कहता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश था इन 1932, उसने रामसे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया और जिसमें उसने प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किन को दिया? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स को इस कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द वुमेन who lamented on the Congress that it wanted women to be lawbreakers only and not lawmakers. They were simply not interested in women's issue. क्वेश्चन कहता है ये किस वुमेन ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस चाहती है कि औरत ओनली लॉ ब्रेकर्स हो, न कि लॉ मेकर्स, क्योंकि वो वुमेन की इश्यूज है उनकी तरह इंटरेस्टेड नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ये एक मॉडर्न वुमेन इंटेलेक्चुअल थी बंगाल की, और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर द वुमेन वेलफेयर जो इसने बनाई थी, उसका नाम है भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन प्रोटेस्ट कांग्रेस रिजाइन्ड फ्रॉम मिनिस्ट्रीज बिटवीन 29 एंड 30 October 1939 because India was indulged into the World War II without consulting any Indian opinion. Jinnah and the Muslim League celebrated the occasion as a। क्वेश्चन कहता है जो कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी अंडर द एक्ट ऑफ 1935, मिनिस्ट्री बनी थी कांग्रेस की, उस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया
इन प्रोटेस्ट। कब? 29 एंड 30 अक्टूबर 1939, जब इंडिया को इंक्लूड किया गया वर्ल्ड वार सेकंड में इन कांग्रेस मिनिस्टर्स को कंसल्ट करने के बगैर, विदाउट कंसल्टिंग देम, और उन्होंने रिज़ाइन किया कांग्रेस मिनिस्ट्री ने। जब उन्होंने रिज़ाइन किया 29-30 अक्टूबर 1939, तो क्वेश्चन कहता है जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस दिन को, इस ओकेजन को किस नाम से सेलिब्रेट किया, किस नाम से उन्होंने सेलिब्रेट किया इस डे को जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट all front-ranking leaders of Congress were arrested, including Gandhi, was followed by unprecedented mass fury that goes by the name of। क्वेश्चन कहता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस मूवमेंट में, बोथ वायलेंटली और नॉन वायलेंटली। जो ये बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया ब्रिटिश के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया था उस वक्त? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त रेवोल्यूशन। इसको अगस्त रेवोल्यूशन नाम दिया गया जब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, बोथ वायलेंटली एंड नॉन वायलेंटली। क्वेश्चन नंबर 10 है, who was presiding over the Calcutta session of INC, developed at length on the blessings of British rule in 1886। क्वेश्चन कहता है जो कलकत्ता सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 में, उस पे कौन प्रिजाइड कर रहा था, जिसमें उसमें कौन प्रेसिडेंट था उस सेशन का, जिसमें उसने क्या किया कि उसने एट लेंथ ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल गिनवाए। उस सेशन में उसने गिनवाए ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, उसमें उसने गिनवाए एट लेंथ, बहुत बड़ा लेक्चर दिया अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस सेशन में प्रेसिडेंट जो था उसी ने ये दिया था ये लेक्चर ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। वो कौन था? वो प्रेसिडेंट? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी ने ये बहुत बड़ा लेक्चर दिया था ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन कलकत्ता सेशन इन 1886। ये थे आज के टॉप 10 multiple choice questions from the modern Indian history. I hope the video will be beneficial for you. Again, I am requesting you, please subscribe my channel and also share my channel so that others can also get the benefit from these videos. Thanks for the watching. Stay tuned. Fi amanillah.